डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये साइंस क्लास 10th का सेकंड पार्ट है। इनके क्वेश्चंस भी आपको अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं और जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेड पेपर हो सके उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड पेपर देख करके जाइए। इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने सभी चैप्टर्स के अपने रिवीजन कर लिए होंगे। इसके पहले जो हमने एक्सपेक्टेड पेपर का एक वीडियो अपलोड किया है उसको आपने देख लिया होगा। इनके पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो जिनके पास इनके पीडीएफ नहीं है वो वीडियो देख करके भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है ये। पहला चूज़ द करेक्ट आंसर है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आप सबको पता है ग्लास यानी कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग इज द रिजल्ट ऑफ दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल सेलेक्शन। टेफ्लॉन इसे पॉलीमर ऑफ। टेफ्लॉन किस टाइप का पॉलीमर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन किस टाइप का पॉलीमर होता है? टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। ठीक है, इस पॉलीमर से बनता है ये। ओके, अमंग द फॉलोइंग मेटलॉइड इज। नीचे जितने चार ऑप्शन दिए इसमें मेटलॉइड कौन है? मेटलॉइड यानी जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन नहीं है, हीलियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, आर्सेनिक। आर्सेनिक इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इफ द एंगल बिटवीन द बोथ मिरर इज 45 डिग्री देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी। द आंसर इज 7। ठीक है, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 45 डिग्री हो तो उसमें कितने इमेजेस बनते हैं? तो इसका आंसर है 7 इमेजेस बनते हैं। इसका प्रॉपर फार्मूला है जो आप बुक से टैली करेंगे, हम यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ खालिस्तान इज एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। सॉल्ट का जो नेचर है वो एसिडिक भी होता है, एल्कलाइन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ लेंस reactive metal by more reactive metal, the process of removing of a less reactive metal by more reactive metal from the salt solution is called। लेस रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल से निकालने का जो प्रोसेस है सॉल्ट से, सॉल्ट सॉल्यूशन के मेथड से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू ब्लैंक हीट इज ट्रांसफर्ड। हीट किसके कारण ट्रांसफर होता है? तो आंसर है हीट के चलने का एक ही नियम है, टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा तभी हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है और हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ उसके फ्लो होने का नियम है। तो देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर में अंतर होना चाहिए। लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सर्फेस एंड कम बैक्स इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड। लाइट एक मीडियम से टकराए यानी एक मीडियम से जाए और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैच द कॉलम के कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप आराम से बना सकते हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन हैं। इनके सॉल्यूशन भी नीचे लिखे हुए आप देख सकते हैं। पहला डीएनए। डीएनए किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर है वॉटसन एंड क्रिक ने। दूसरा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपके टॉर्च के अंदर लगा रहता है, जो सफ़ेद कलर का प्लास्टिक का होता है, शेल टाइप का, जहाँ से रिफ्लेक्टर जिसको आप बोलते हैं, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के बाहर निकलती है। तो टॉर्च के अंदर कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। कॉनकेव बेसिकली वो शेप होता है और उसमें सिल्वर की कोटिंग होती है, इस वजह से उसको मिरर बोलते हैं। क्लोव ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, हीट, बेसिकली हीट इज ए एनर्जी ये। और लाइम स्टोन क्या चीज़ है? लाइम स्टोन का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर अब हम जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर करेंगे। सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक बार पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। इनके आने के चांसेस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड पेपर, मॉडल पेपर, इन्हीं सबसे बनाए जाते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह में नहीं है और आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राइट नेम ऑफ टू एसिड फाउंड इन फूड मटेरियल। खाने में मिलने वाले दो एसिड का नाम क्या होता है? पहला एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH, जिसको विनेगर बोलते हैं, सिरका। तो ये फार्मूला इसका याद रखिए कि ये वीक एसिड होता है। CH3COOH, सबसे कमज़ोर एसिड यही है, विनेगर। दूसरा है टार्टेरिक एसिड, जिसका फार्मूला है केमिकल फार्मूला C4H6O6, जिसको टेमरिंड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एफ्लोरेसेंस।
इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मैं अब इसको एक एक लाइन रीड करके नहीं बताऊंगा, जनरल जहाँ जहाँ समझाने लायक लगेगा वहाँ वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। बाकी इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जैसे भी आपसे हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इससे तो पहला फ़ायदा ये है कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी विच इज़ पॉल्यूशन फ्री। कोई चीज़ किसी में कन्वर्ट नहीं होती, तो कोई अदला बदली नहीं है, किसी चीज़ को जलाना नहीं पड़ता, तो धुआं नहीं निकलता। सीधा सन से लाइट आती है, सोलर प्लेट के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी में स्टोर हो जाती है, तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है। बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल पेट्रोलियम कैन बी कंजर्व। अगर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो मिनरल रिसोर्सेज हैं जो दोबारा रिन्यूएबल नहीं किए जा सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब की बचत हो जाएगी। अगला है व्हाट इज सिनेप्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन मसल्स को जाता है, कंडक्ट होता है। तो बीच में जो गैप होता है नस और मसल्स के बीच में, वो गैप एरिया जो मैसेज को कंडक्ट करने के काम में आता है, मैसेज को आदान प्रदान करने के काम में आता है, उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को सिनेप्सिस बोलते हैं। बायोमास क्या चीज़ है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। ऑल द प्लांट्स ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड एक्सप्रेसेस टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड दिस इज नोन एज कंप्लीट बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये फ़ारेनहीट स्केल का देखिए। थर्मोमीटर में आपको दिखाया गया है लोवेस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर आपको इसमें दिखाना है। तो स्केलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। पूरा ये चैप्टर जो है हीट एंड टेम्परेचर का हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो इसके डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। फिलहाल उतना समय नहीं है तो आप ये स्केल देख लीजिए। इसका मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, जहाँ बर्फ़ जम जाता है, वो है फ़ारेनहीट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ठीक है, और जहाँ पर वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो फ़ारेनहीट स्केल में 212 डिग्री फ़ारेनहीट से दिखाया जाता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। समझ गए? इसमें 180 डिवीज़न होते हैं, इस तरह के डिवीज़न। ये प्रॉपर स्केलिंग नहीं है इसमें, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? ये स्नेल्स लॉ है, ध्यान से देखिए। स्नेल्स लॉ ये बताता है कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। आई क्या चीज़ है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या चीज़ है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के साइन का रेशियो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ होता है? लाइट कितना बेंड होगी उस मटेरियल की, लाइट को मोड़ने की ताकत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वाई डू टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों एक दूसरे को नहीं काटती? तो इसका आंसर ये है कि अगर दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी फोर्स की, जबकि किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है फोर्स का। इसलिए दो लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इसका प्रॉपर आंसर यही है, बाकी आप यहाँ से भी पढ़ के इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, व्हाट इज़ द एजम्पशन डिड मेंडल मेड बाय हिज एक्सपेरिमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके पहले के सेट में भी आया हुआ है, तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एसिड रेन क्या चीज़ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एसिड रेन अक्सर पूछा जाता है, इसके दो हार्मफुल इफेक्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत सावधानी से इन सबको अच्छे से एक एक बार पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए। जितने केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। और हार्मफुल इफेक्ट क्या है? कॉजिंग हार्म टू वैल्यूएबल मोनूमेंट्स, यानी जो भी हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं, हमारी संपत्ति होती है, उनको ये नुकसान करता है एसिड रेन। डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके ऑप्शन में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 287। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको परीक्षा बोर्ड में डिटेल के साथ मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन दो तीन दिए हैं, आप उनको परीक्षा बोर्ड से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। कोई ना कोई एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बनती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है, देखिए एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जिसके आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको बता दें, ये ग्रुप है हैलोजन फैमिली का, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन ये सब आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं जिनको हैलोजन फैमिली बोलते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है दो क्वेश्चन। पहला है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएं कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो आखिरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं।
इट इज़ द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आंसर है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। इट विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड, किस पीरियड में इसको प्लेस किया जाता है, सो इसको थर्ड पीरियड में रखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप इसको बता सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा पीरियड है। टोटल इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे तो आपको एलिमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट, थर्ड पीरियड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया यहाँ पर, सी और डी, ठीक है। तो दोनों सेम क्वेश्चन हो गए। फिलहाल इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन आपको और प्रिपेयर कर लेने चाहिए। 12वां क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट देयर IUPAC नेम। ये एक क्वेश्चन इसका रहता ही है, तो फर्स्ट पार्ट में भी एक इसका क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें आपसे अल्कोहल और क्लोरो यानी हेलो एल्केन के बारे में, या हेलोजन फैमिली का मेंबर जो लगता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके लिए आया है, एल्डिहाइड के लिए आया हुआ है। तो इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी डिफरेंट चीज़ें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए फार्मूला HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, COOH। दूसरा है CH3OH, OH जो है वो अल्कोहल है, दिस इज बेसिकली मिथाइल अल्कोहल, इसको मेथनॉल बोलते हैं, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तीसरा आप देखिए CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, विनेगर जिसको बोलते हैं, और उसमें एथेनॉइक एसिड लगा हुआ है, COOH। तीसरा है C2H5OH, OH फिर इसमें है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज, देखो 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, और अल्कोहल का आप लगा लीजिए तो इथाइल अल्कोहल बन गया, फंक्शनल ग्रुप है OH, और इसका IUPAC नेम है एथेनॉल। तो इसके जैसे आपको और भी क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अगला इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ से देख करके आप प्रिपेयर कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर हो सकें। तो जिनके पास इनके PDF नहीं है या किताब नहीं है, वो हमारी वीडियो से देख करके इन सभी क्वेश्चनों को, वीडियो को पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन ऑन द नंबर ऑफ टाइगर। मनुष्यों की आबादी अगर बढ़ रही है तो उससे टाइगर की जनसंख्या में क्या फ़र्क पड़ता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है भैया। इसको आप अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं, हिंदी में समझ लीजिए कि अगर आदमी लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनके बेसिक डिमांड्स भी बढ़ेंगी, नीड्स, ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। अब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो सरकार सबको रोज़गार तो दे नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है सब लोग अपना धंधा पानी करेंगे, तो कोई ना कोई भाई किसान बनेगा, कोई ना कोई जंगल पर डिपेंड करेगा। तो जितने लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड करेंगे, फॉरेस्ट कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जानवर वहीं रहते हैं, जानवर कहाँ जाएंगे। अगर फॉरेस्ट ही कम होने लग जाएंगे तो जंगली जानवरों का जीवन संकट में आ जाएगा, और इस वजह से टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाता है ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर बना सकते हैं। इसके ऑप्शन में देखिए, हाउ कैन द स्टडी ऑफ हेरिडिटी हेल्प अस फॉर इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, आराम से इसको पढ़ कर आप बना सकते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। व्हाट आर जीन्स, जीन्स भी कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के आप एक बार पढ़ेंगे प्रिपेयर हो जाएगा। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑफ ए फीमेल, महिलाओं को जो हर महीने माहवारी आता है, उसका जो ब्लीडिंग होती है वो क्या चीज़ है, और उसका फीमेल की बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको आप यहाँ से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है बायोलॉजी के टीचर ने आपको इसका आंसर अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा। तो चूंकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम स्किप कर देते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लेसेंटा, ये इसी के ऑप्शन में है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, इसके 2 फंक्शन आपको लिखने रहते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन में है वाई इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट हैं देखिए। अगला क्वेश्चन है वाई इज इट नेसेसरी टू कीप ए पर्सन ऑन डायलिसिस आफ्टर दिस किडनी फेलियर, अगर किसी आदमी का किडनी फेल हो जाए तो उसको डायलिसिस पर क्यों रखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है डायलिसिस। जाहिर सी बात है ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, क्योंकि ब्लड में हर समय कोई ना कोई जो चीज़ें हम खाते हैं वो मिक्स होती हैं, और अगर ब्लड को प्यूरीफाई नहीं किया गया तो ब्लड मोटा हो जाएगा और नसों में दौड़ नहीं पाएगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इस वजह से किडनी उसको फिर फ़िल्टर भी नहीं कर पाएगी। तो ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए, अब किडनी फेल है तो वो फिल्ट्रेशन हम आर्टिफिशियल लेवल पर बाहर से मशीनों के द्वारा करवाते हैं, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको आप मातृभाषा में समझ लीजिए, इसका डायग्राम भी आपको आगे मिल जाएगा। यहाँ देखिए, लाइट जिस रास्ते से होकर के जाती है उसी रास्ते से वापस आती है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए, आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब लाइट जिस रास्ते से जाती है, जैसे यहाँ देखिए इस डायग्राम को मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ लीजिए। देखिए एयर से लाइट अगर वाटर में जाएगी तो एयर हमारा रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब आती है, तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, बेंड हो गई, यहाँ पर हुआ पहला रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। फिर वाटर से ग्लास में जब जाएगी यहाँ पर, तो फिर से
वाटर जो है ग्लास के कंपेरिजन में हल्का है, रेयर है, और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो फिर से वो नॉर्मल की तरफ और मुड़ जाती है। तो यहाँ पर दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ, नॉर्मल की तरफ ही और ज़्यादा बेंड हो गई। ग्लास से जब ये एयर में बाहर निकलेगी तो फिर ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकलती है, इस वजह से ये नॉर्मल से और ज़्यादा मुड़ जाती है और ज़्यादा बेंड हो जाती है नॉर्मल से। समझ में आया? अब देखिए, अगर हम एक मोमबत्ती यहाँ पर रखते हैं, ए जहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर मैं डैश कर रहा हूँ, यहाँ से लाइट का रास्ता देखिए, ये लाइट का रास्ता है, 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 ठीक है। अगर हम ए पर एक सोर्स रख दें लाइट का, तो लाइट इस रास्ते को फॉलो करके आएगी। अगर हम लाइट का सोर्स यहाँ रख दें ई पर, ये लास्ट में जहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो लाइट सेम रास्ते से वापस पलट के जाएगी जिस रास्ते से आई थी। दिस प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। समझ में आ गई बात? इसको अपने शब्दों में आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऑप्शंस देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस पूछा गया है, तो इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में बताने लगते हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको आप यहाँ से पढ़ के प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये उसके फॉर्मूले हैं, आप आराम से इसको पढ़ के बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो पहला तो लेंथ, जितना ज़्यादा लेंथ होता जाएगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। इसी प्रकार से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना मोटा तार होगा, एरिया जितना बड़ा होता जाएगा, रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, उसमें करंट उतनी ज़्यादा फ्लो होती जाएगी। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है आपने किस मटेरियल का जो है कंडक्टर बनाया है। समझ रहे हैं? चीनी मिट्टी का कंडक्टर बना दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। कॉपर का आप कंडक्टर बना देंगे तो कॉपर में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और उसमें बहुत ईजिली करंट फ्लो हो सकती है। तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे, सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मेड ऑफ टंगस्टन वायर। ये दो क्वेश्चन और यहाँ पर है। घर के, जब हम घर में वायरिंग करते हैं तो सभी इक्विपमेंट को सीरीज कनेक्शन में क्यों नहीं जोड़ते? पैरेलल में जोड़ा जाता है घर की हाउस होल्ड सप्लाई को, ये याद रखिएगा। तो क्यों जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा और आखिरी में जो बल्ब लगा रहेगा वो बल्ब जल ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते वोल्टेज सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज़ हो गया तो करंट भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से हम पैरेलल में सभी को जोड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट बस बढ़ती है। तो ये याद रखिएगा। बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जब बल्ब जलता है तो बल्ब में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मेटल होगा वो पिघल जाएगा, क्योंकि बल्ब का जो फिलामेंट होता है बहुत बारीक रहता है, पतला सा। तो बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण उसको पिघल जाना चाहिए, लेकिन टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इस वजह से वो उतना टेम्परेचर सह लेता है और पिघल के टूटता नहीं है। ये कारण है टंगस्टन बनाने का, टंगस्टन यूज़ करने का। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जनरेटर। जिस तरह से पिछले सेट पे हमने आपको बताया कि एक डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जिसको बोलते हैं, उसको आपको पढ़ना है, और एक जनरेटर आपको प्रिपेयर करना है। दो में से कोई एक क्वेश्चन हर हाल में आपके परीक्षा में आएंगे। तो लेबल डायग्राम, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग, ये डायग्राम है, लगभग दोनों का डायग्राम एक जैसा ही बनता है, बस थोड़ा सा वर्किंग में डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इसकी वर्किंग को पूरा देख लीजिए, आराम से प्रिपेयर कर लीजिए, अपने शब्दों में लिखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोजन। कोरोजन हर हाल में आपको पढ़ना है, ये भी 1 साल 2 साल छोड़ के हर साल पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अफेक्टिंग फैक्टर पढ़ लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सावधानी से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, कोरोजन यानी जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो बहुत सारे मेथड हैं। ग्रीस लगा देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं, कोटिंग लगा देते हैं, ठीक है, पेंट, ग्रीस, ये सारी चीज़ें लगा देते हैं। कोई कोटिंग लेयर बिछा देते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो पेंटिंग कर देते हैं, तो उसमें जंग नहीं लगता। तो आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ देखिए, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, ये फॉलोइंग पॉइंट्स। तो एक क्वेश्चन ये नाइट्रोजन बनाने का आ गया, और इसके पिछले वाले सेट में ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकायदा लेबल डायग्राम के साथ अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, इन सब को पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके यूज़ वगैरह भी आप देख लीजिएगा, ठीक है,
केमिकल रिएक्शन, इसके यूजेस, सब कुछ डिटेल के साथ लिखना है, क्योंकि ये बड़े नंबरों में आपको 6 नंबरों के सवाल में दिखेंगे। इसके बाद एक जो यहाँ पर लेबल डायग्राम आपसे पूछा गया है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूछा गया है। तो इसमें कभी मेल के लिए पूछा जाता है, कभी फीमेल के लिए, तो आप दोनों डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम और एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम। तो दो में से कोई एक आने की संभावना रखता है। ठीक है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन ब्रेन के ऊपर है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हार्मोन वाला क्वेश्चन और ब्रेन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जो ऑप्शन में दिया हुआ है उनको प्रिपेयर करिए। तो जिनके पास इनके पीडीएफ नहीं है वो हमारी वीडियो से देख करके प्रिपेयर कर लीजिए, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसका पीडीएफ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप आज रात से पहले पहले प्रिपेयर कर लेंगे और कल का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।